नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों पर। कल हमने बात की थी भारतीय संविधान संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में, राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में, और अब आज थोड़ा सा संविधान के बारे में समझते हैं, अनुच्छेदों पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान, अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला सम और दूसरा विधान। सम का अर्थ है समान और विधान का अर्थ है नियम। अर्थात विधान मतलब नियम, ऐसा नियम जो सभी के लिए समान हो, संविधान है। अब संविधान एक पुस्तक के रूप में है। अगर हम इसको भारतीय संदर्भ में देखें तो भारतीय एक पुस्तक है जिसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। ये अनुच्छेद एक हेडिंग के रूप में है और पूरी किताब संविधान एक किताब के रूप में है। तो भारतीय संविधान का अर्थ ही है कि भारतीय लोगों के लिए जो एक समान नियम कानून बनाए गए हैं, उन्हीं सब का संग्रह भारतीय संविधान है। अब अगर हम बात करें इसके अनुच्छेदों की, तो पहले हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में हमने कल बात की थी। तो संविधान की प्रस्तावना जो है वह भारत की एकता, अखंडता, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इन तथ्यों पर और समानता, स्वतंत्रता, इस पर केंद्रित थी। अर्थात संविधान की जो प्रस्तावना है यह हमें संविधान के अंदर, इसके अंदर क्या इस पुस्तक के अंदर भरा हुआ है, इसकी एक झलक, उसका चित्र एक उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि भारतीय संविधान समाजवादी होगा, लोकतंत्र से प्रेरित होगा, गणराज्य होगा और व्यक्ति की एकता, उसकी मर्यादा, उसके जो अधिकार हैं उनका संरक्षण करेगा और व्यक्ति को जीवन जीने के लिए एक आदर्श दशा को प्रदान करेगा। तो अब हम पहली अनुच्छेद भाग 1 की बात करते हैं। हालांकि आपके जो सिलेबस है इसमें ये अनुच्छेद 1 से लेकर के 13 तक नहीं आता, लेकिन हम इसकी हल्की बात करेंगे क्योंकि शुरुआत है। तो पहली बार तो हमें बात करना इसके बारे में कुछ अनुचित नहीं प्रतीत होता। तो हम बात करें भाग 1 की। इस संविधान रूपी किताब का भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, इसका जो पहला चैप्टर है वो संघ और राज्य क्षेत्र है, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर के अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक का वर्णन है। तो हम पहले अनुच्छेद देखते हैं कि भारत राज्यों का संघ है। अर्थात भारत छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर के एक संघ बनाया गया है। इसके लिए एक शब्द है यूनियन। भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत यूनियन है। अब इसके अंतर्गत 3 तथ्यों को समझना जरूरी है। हालांकि इसमें ज़्यादा समय न देते हुए आपके लिए जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा शुरुआत में बताना जरूरी है ताकि ये समझ में आए कि हम कैसे देश में रहते हैं। तो भारत राज्यों का संघ है, इसके लिए हमने 3 टर्म की बात की। पहला है कन्फेडरल, फेडरेशन और यूनियन। कन्फेडरल छोटे छोटे राज्यों का एक समूह है जो बन जाता है, जिससे अलग होना बड़ी टेढ़ी खीर नहीं है, तुरंत अलग हो सकता है। अब बात करें फेडरेशन की, तो फेडरेशन एक ऐसा शासन प्रणाली, एक ऐसा संघ है जिसमें राज्य इकट्ठा होते हैं और अपनी कुछ एक एग्रीमेंट साइन होता है और उसमें जुड़ जाते हैं। तो इससे भी अलग होना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि कन्फेडरल से थोड़ा सा स्ट्रांग है फेडरेशन। अब हम बात करें कि कौन सा देश फेडरेशन में है, तो फेडरेशन में जैसे USSR, संयुक्त सोवियत संघ, इससे अलग होना आसान है। अब हम बात करें भारत की, तो भारत एक यूनियन है, ना कि कन्फेडरल है ना तो फेडरेशन है, यह यूनियन है। उसका कारण यह है कि भारत बहुत सारी छोटी छोटी 350 के ऊपर जो छोटी छोटी रजवाड़ी थी, रियासतें थी, उनको मिला करके बनाया गया था। अब अगर इन रियासतों को
कन्फेडरल बनाया जाए, फेडरेशन बनाया जाए, तो ये थोड़ी थोड़ी बातों में अलग हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में अखंड भारत की जो कल्पना है, जो भारत की एकता अखंडता, जो संविधान की प्रस्तावना का मुख्य भाग है, वह फलीभूत नहीं हो रहा, उसका इम्प्लीकेशन संभव नहीं हो पाता। इसलिए इसको यूनियन के रूप में भारत को बनाया गया और जिम्मेदारी इसकी दी गई सरदार पटेल को। अब इन्होंने पूरे राज्यों को, पूरे रजवाड़ों को, पूरी रियासतों को मिला करके एक किया और यहीं से भारत एक राज्यों का संघ बना। संघ की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें एंट्री तो आसान है, लेकिन इसका एग्जिट खतरनाक है। आना सभी के लिए आ सकता है, जाना संभव नहीं है। इसलिए यूनियन एक मजबूत संघ है। तो भारत कैसा संघ है? भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। दूसरी बात, संसद में किसी देश को मिला भारतीय संसद किसी देश को अपने में मिला सकती है। अगर भारतीय संसद चाहे, कोई देश आना चाहे तो उसको मिलाया जा सकता है। संसद वर्तमान राज्य में परिवर्तन ला सकती है, अभी इसकी व्याख्या करते हैं। और चौथा है, राष्ट्रपति विरोध नहीं दिखा सकते। आर्टिकल 368 की बात की जाएगी इसके अंतर्गत। अगर हम बात करें कि संसद किसी देश को मिला सकती है तो कैसे? 1959 में चीन ने तिब्बत पर हमला किया और कब्जा कर लिया। अब समस्या तिब्बत की देखी सिक्किम ने, तिब्बत की समस्या को सिक्किम ने जब देखा और उस खतरे को भांपा, तो तिब्बत ने भारत से एक विलय के लिए एक प्रार्थना पत्र किया, प्रार्थना दिया कि भाई हमें भी अपने में शामिल कर लीजिए। क्योंकि भारत एक यूनियन है तो उसको पहले शर्त बताई गई कि भारत में एंट्रेंस बड़ा आसान है, इसका एग्जिट खतरनाक है। तो सिक्किम जब भारत में आया, मिलाया गया, तो इसको वही 36वां संविधान संशोधन किया गया था 16 मई 1975 को ये। और के जो सिक्किम था, इसको भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। 16 मई 1975 में इसको भारत का जो है 22वां राज्य बना लिया गया। अब चीन की एक 5 फिंगर पॉलिसी है, उस पर चर्चा करना यहाँ पर उचित नहीं है, क्योंकि ये एक सामान्य जो परीक्षाएं हैं कंपटीशन लेवल की, उनके लिए ये मैटर पर्याप्त है। इसको हम बड़े लेवल पे ले जाना चाहेंगे तो थोड़ा सा अपनी विचार जो धारा है स्ट्रीम, उससे बहकना होगा। तो मिला सकती है, अर्थात 16 मई 1975 को मिला लिया गया सिक्किम को इस नियम के तहत। अब संसद वर्तमान राज्य में परिवर्तन ला सकती है। कैसे ला सकती है परिवर्तन? सन 2000 में 3 राज्य, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड, 3 राज्यों को तोड़ दिया गया आर्टिकल 3 का प्रयोग करके। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 4, अनुच्छेद 4 का। राष्ट्रपति विरोध नहीं दिखा सकते। जब आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग संसद कर रही हो, तब राष्ट्रपति जो है विरोध नहीं कर सकते। इसका कारण यही है कि इस उपबंध को आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति की किसी विशेष प्रावधान की जरूरत नहीं है, विशेष अनुरोध की जरूरत नहीं है। संसद इसमें नियम बनाने के लिए अपने आप में संप्रभु है और संसद ने ऐसा किया भी है। तो राष्ट्रपति इसका विरोध नहीं कर सकता। हालांकि इसके लिए 1/2 1/2 का बहुमत, लगभग 273 सीटों का बहुमत होना जरूरी है, तभी ऐसा हो पाएगा। अब हम बात करें संविधान के भाग 2 की, जिसमें नागरिकता है। अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका वर्णन है। हालांकि हमने इसको लिखा भी नहीं है। कारण इसका यह है कि इस उपबंध को समझना थोड़ा सा आवश्यक भी नहीं है। थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि नागरिकता मिलती है, चली जाती है। इसके एक चार्टर एक्ट आया था, एक नागरिकता अधिनियम, अगर हम उसकी बात करें तो 1955 में आया था। उसके तहत नागरिकता कैसे ली जाएगी, दी जाएगी। आर्टिकल, जैसे हम बात करें, एक परमिट रूल था, तो
आर्टिकल 6 में इसका वर्णन है। 19 जुलाई 1948 के पहले जो लोग भारत में आ गए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो आए उनको एक परमिट रूल लागू किया गया था, उसमें 6 महीने का रजिस्ट्रेशन था। आर्टिकल 5 में जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाने के लिए उपबंध था। ऐसे ही अगर हम इसका जो नियम है 1955 में आया, इसकी बात करें तो जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर और अर्जित भूमि के आधार पर विभिन्न प्रकार के उपबंध इसमें जुड़े हुए हैं। जैसे अगर हम किसी की बात करें तो एक, चलिए इसको छोड़ते हैं, जैसे सानिया मिर्जा है उसको नागरिकता दी गई है, शिखर धवन है और एक अदनान सामी गायक है, इसको भी नागरिकता दी गई थी। तो हम नागरिकता को अनुच्छेद 5 से 11 तक इसको थोड़ा सा छोड़ते हैं और जो आपके मतलब का तो हमने बता दिया। अनुच्छेद भाग 3 में आते हैं और इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या मौलिक अधिकार हैं जिनका वर्णन 12 से 35 अनुच्छेदों के बीच में है। आर्टिकल 12 की बात करें, मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो नैसर्गिक हैं, जीवन से मिले हैं। अगर आपने भारत में जन्म लिया है तो आपको मौलिक अधिकार मिले, तो ये जन्मजात है और ये भारत के लोगों को ही दिया जाएगा। मौलिक अधिकारों को भारतीय लोगों को ही दिया जाएगा। आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों की परिभाषा है। आर्टिकल 13 अल्पीकरण का है, अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो परिभाषा में मौलिक अधिकार क्या है, इनकी परिभाषा दी गई है। इनको अब अगर अल्पीकरण की बात करें तो अल्पीकरण के अंतर्गत एक परिभाषा दी गई है स्टेट की। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा ये भी समझें कि ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। अल्पीकरण का मतलब इसमें एक उपबंध है कि स्टेट क्या है। अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये संविधान की भाषा में एक प्रोविंस है, ना कि स्टेट। स्टेट का मतलब जैसे कोई देश, कोई संस्था जैसे RBI जो अपनी भर्ती निकाल सके, किसी को भर्ती कर सके अपने हिसाब से, किसी कार्य को संचालित कर सके, अपने खुद के नियम कानून लागू कर सके, उसको हम स्टेट, जैसे रेलवे बोर्ड, RBI और विभिन्न प्रकार के, इन्हें हम इसमें लाएंगे। और अल्पीकरण का मतलब है जो संविधान के विरुद्ध कोई कार्य है, ऐसा कार्य जो किसी के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 अल्पीकरण के जरिए उसको खत्म कर सकती है। जैसे एक न्यायिक नीति आयोग अभी मोदी सरकार द्वारा लाया गया था, तो न्यायिक नीति आयोग जो था वो कॉलेजियम पद्धति जो है उसमें से एक कानून मंत्री को शामिल किया जाना या पॉलिटिकल हस्तक्षेप की स्थिति थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 13 का प्रयोग करके उसको रद्द कर दिया।